चैप्टर 1। हमें 9 हेवंस के बिल्कुल टॉप पिनेकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी होती है। एक काफी लग्जूरियस सेक्ट के गेट के पास एक बुढ़ा आदमी कहता है, आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने डाव को प्रूव करके असेंशन के थ्रू सेजहुड अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डिजर्व्ड पोजीशन हासिल करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मॉन्यूमेंटल फीट को अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्चून होने वाला है। तो चलो रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ का वेलकम करते हैं और ट्रिब्यूलेशन को शुरू किया जाए। इतना कहते ही गेट खुलता है और हमारा एमसी अपनी क्वींस के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूं तो उनका ऑरा बिल्कुल बुरा नहीं था। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का तौर तरीका देकर थोड़े रूड कमेंट्स करने लगते हैं। तब एल्डर्स उनका मुंह बंद कराते हुए कहते हैं, चुप रहो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, वरना अगर इस बंदे का दिमाग सटक गया ना तो ये अकेला ही तुम्हारी पूरी क्लैंस को खत्म कर सकता है। पास्ट में इसने याओ क्लैंस के साथ अकेला बैटल किया था और पूरी डीमन डोमेन्स को अपने दम पर एनाहिलेट कर दिया था। सामने ट्रिब्यूलेशन शुरू हो चुकी होती है और हमारा एमसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा उसके सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिब्यूलेशन के अंदर से एक एल्डर लाइक फिगर बाहर आने लगता है। ये देखकर एमसी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। एक लड़की बताती है, ये तो हेवनली वेनरेबल गुजिंग है, जो सदियों से चलती आ रही टॉप रैंक ट्रिब्यूलेशन का हिस्सा हैं। कुछ एल्डर्स अभी भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल इनविंसिबल हैं। सामने से एमसी गुजिंग से कहता है, शैल वी स्टार्ट द बैटल? गुजिंग बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ जवाब देता है, चलो शुरू करो। इसके बाद एमसी और गुजिंग के बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। उनकी फाइट की वजह से स्पेस तक शैटर होने लगता है और चारों तरफ धमाकों और रोशनी की गूंज फैल जाती है। पर एमसी की एम्प्रेसेस के चेहरों पर जरा सी भी चिंता नहीं होती, बल्कि वो कहती हैं, हम काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। सामने से वेनरेबल गुजिंग डाओ ऑफ टाइम का यूज करता है। एल्डर्स एक्सप्लेन करते हैं, इस टाइम टेक्निक की वजह से गुजिंग मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रैवल करके हमारे हेवनली वेनरेबल को हंट करेगा। अगर किसी भी एक टाइमलाइन में वो एमसी को मारने में सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी को बहुत हैवी डैमेज होगा। इस मूव को देखकर एमसी की एक एम्प्रेस एक ईवल स्माइल देती है। पर एमसी कहता है, ये मूव काफी इंप्रेसिव है, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि हर टाइमलाइन में मैं एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस रहा हूं। तभी दिखाया जाता है कि गुजिंग एमसी को हर टाइमलाइन में ऑलरेडी मार चुका होता है। वो कहता है, ये क्या, तुम तो बस अपनी झूठी तारीफ ही किए जा रहे हो। मैंने तो हर एरा में तुम्हें खत्म कर दिया है। हर टाइमलाइन से तुम्हारी पूरी तरह से एनाहिलेशन हो चुकी है। ये सुनकर एमसी को जबरदस्त झटका लगता है। वो बुरी तरह इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। गुजिंग कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर येन यांग डाओ डिवोरिंग गू पहले ही अपनी जड़ जमा चुका है। इसी वजह से मैं तुम्हें हर टाइमलाइन में आसानी से मार पाया। क्या तुमने कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया? येन यांग डाओ डिवोरिंग गू, ये किसने मेरे साथ चाल चली? और अचानक उसे समझ आ जाता है। वो अपनी एम्प्रेसेस की तरफ देखता है और कहता है, अब ये मत कहना कि। सामने देखते ही सारी एम्प्रेसेस जोर जोर से हंसने लगती हैं। बताया जाता है कि ये गू फॉर्मलेस और इंटेंजिबल होता है और इसे सिर्फ येन यांग यूनियन के थ्रू ही इम्प्लांट किया जा सकता है। गुजिंग के पास टाइम की पावर होती है, इसीलिए वो एमसी के बारे में सब जानता है। वो कहता है, रिजल्ट तो बिल्कुल क्लियर है। मुझे पता है तुम बहुत सेंटिमेंटल और लॉयल आदमी हो, पर यह कितनी शर्मनाक बात है कि जिन औरतों से तुमने पूरी जिंदगी प्यार किया, उन्होंने ही तुम्हारे साथ आखिर में धोखा किया। तब एक एम्प्रेस कहती है, किस तरह का सेंटिमेंट, किस तरह की लॉयल्टी? हम तो बस इसकी पावर से टेरराइज थे। इसने हमें फोर्सफुली पोसेस किया और सदियों तक डोमिनेट किया। दूसरी कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फैंग वांगसी याद है? अगर आप यहाँ नहीं होते तो आज मैं उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। अब सारी एम्प्रेसेस अपनी पावर्स एक्टिवेट करके खुद एमसी को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा दिखाते हुए खुद को राइटियस और एमसी को डेविल प्रूव करने लगती हैं। ये देखकर एमसी का दिमाग फट जाता है। वो गुस्से में उनकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगे? तुम जैसे चूहे। मैंने तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट किया और मेरे बिना तुम में से कोई भी एम्प्रेस के टाइटल के पास तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस अच्छाई का नतीजा ये धोखा होगा। वो एम्प्रेसेस पर अटैक करने ही वाला होता है, तब पीछे से वेनरेबल गुजिंग उस पर चिल्लाते हुए अटैक कर देता है, क्योंकि वो उसकी ट्रिब्यूलेशन होता है और उसके लिए रुक नहीं सकता। सब लोग ये देखकर स्टन रह जाते हैं। पर इधर अपना एमसी कहता है, क्योंकि अब जब मेरी मौत पकी है तो अब मैं तुम सबको अपने साथ लेकर मरूंगा। ये देखकर एम्प्रेसेस घबरा जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि वो अपना कल्टीवेशन बेस ही डेटोनेट कर रहा है। ऐसे हुआ तो हम सब कोई भी नहीं बचेगा, भागो यहाँ से। पर सामने वाली एम्प्रेस चिल्लाती है, नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल ग्वाजिंग कहते हैं, ये रिलक्टेंट डिस्प्ले क्यों फेलो डावेस्ट? ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी। तुम्हें हराना जब तुम पॉइजन हो रखे हो, ये तो बिना ऑनर की जीत है। तो फिर शायद मुझे तुम्हें एक और मौका
मौका देना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनरेबल गोजिंग अपनी पावर्स का यूज करता है और एमसी और उसकी 8 एम्प्रेसेस को अपने टाइम के वर्लपूल के अंदर खींच लेता है। वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, चलो अब नेक्स्ट राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वेनरेबल गोजिंग अपनी टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक अनलीश करता है और हमारे एमसी लुई और उसकी 8 फीमेल एम्प्रेसेस की आत्माओं को 50 साल पास्ट में भेज देता है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहां पहुंचकर एमसी काफी ज्यादा शॉक था और उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी उसकी पहली एम्प्रेस चूलिंग, फ्यूचर की 9 हेवन सोर्ड मेडन, जो इस वक्त सिर्फ एक सर्वेंट थी। वेल, बुरी तो नहीं थी। पास्ट में आने की वजह से चूलिंग का सिर घूम रहा था और जैसे ही वो अपनी आंखें उठाकर एमसी को देखती है, उसे जबरदस्त झटका लगता है और वो जोर से चिल्लाती है। वो मन ही मन चिल्लाने लगती है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं पास्ट में आ गई हूँ? क्या सब कुछ सिर्फ एक सपना था? उसकी ये बात और रिएक्शन सुनकर एमसी हल्की सी मुस्कुराहट देता है और मन ही मन सोचता है कि इस रिएक्शन के हिसाब से ये भी पास्ट में आ चुकी है। परफेक्ट वेनरेबल गोजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और मौका देने के लिए। फिर लुई अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देकर सोर्ड मेडन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। लुई हंसी के साथ अपने पैर आगे बढ़ाता है और कहता है, चल मेरे पैर धो। ये सुनकर सोर्ड मेडन को जोर का झटका लगता है, लेकिन वो रिफ्यूज नहीं करती और चुपचाप एमसी के पैर धोना शुरू कर देती है। एमसी मन ही मन सोच रहा था, मैं इसकी पिछली हरकतों का बदला लेने के लिए इसे अभी मार सकता हूँ, लेकिन कभी कभी डेथ सबसे क्रूअल पनिशमेंट नहीं होती। इस वक्त ये मेरे लिए गुस्से और नफरत से भरी हुई है। अगर मैं इसे अभी मार दूं तो इसे असली दर्द की गहराई का एहसास भी नहीं होगा। मैं इसे जिंदा रहने दूंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि ये सर्वाइव करे, सिर्फ इसलिए ताकि ये बिना मेरे जिंदगी के एब्सोल्यूट मिस्ट्री को खुद एक्सपीरियंस करे। ये सोचकर वो एक ईविल स्माइल देता है और कहता है, इसमें से कुछ भी सपना नहीं था, हम सब वापस टाइम में आ चुके हैं। ये सुनकर सोर्ड मेडन पूरी तरह शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट, हम सब? अब मुझसे ये मत कहना कि। बिल्कुल सही, लुई बीच में ही उसकी बात काट देता है। हेवनली वेनरेबल गोजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस टाइम में ले आई है। उस दिन जो शब्द तूने मुझसे कहे थे वो सब मुझे अभी भी क्रिस्टल क्लियर याद है। इतना सब सुनने के बाद भी सोर्ड मेडन का घमंड कम नहीं होता। वो कहती है, तो आप भी? लुई एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, इनफ, तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो आज से इसी पल से तुम आजाद हो। चैप्टर नंबर 2। लुई खड़ा होता है, एक ड्रॉर खोलता है और उसमें से एक टोकन निकालकर पूछता है, इसे ध्यान से देखो, बताओ ये क्या है? सोर्ड मेडन हिचपिचाते हुए जवाब देती है, ये मेरा लाइफ टैबलेट है। अगले ही पल लुई उस लाइफ टैबलेट को वहीं का वहीं जला देता है और कहता है, लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट जला दिया, अब से तुम बिल्कुल आजाद हो। जब चाहो अपने चूसवुड मैनर वापस जा सकती हो। सोर्ड मेडन हैरान जरूर होती है, लेकिन फिर भी एकदम सीधी और ठंडी आवाज में कहती है, लुई, तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थीं, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने का फैसला क्यों किया? लेकिन लुई अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। वो गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अपने काम से काम रख और दफा हो जाए यहाँ से। सोर्ड मेडन भी मुड़कर जाने लगती है और कहती है, ठीक है, चूंकि हम सब रीबॉर्न हो चुके हैं, मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं तुझे एक बहुत ही घिनौना अंत दूंगी। वो जाते जाते मन ही मन सोचती है, लुई, मेरे पास इननेट सोर्ड बॉडी है, अगर ये सब तेरी वजह से ना होता तो मेरी जिंदगी कितनी ग्लोरियस होती। बाहर निकलते हुए वो एकदम इमोशनल टोन में कहती है, फादर, मदर, ब्रदर, आपकी लिंगर वापस आ रही है। पीछे से लुई उसे इतनी इमोशनल हालत में चूसवुड मैनर की तरफ जाते हुए देखता है, एक और ईविल स्माइल देता है और कहता है, एक बैस्टर्ड फादर, एक शेमलेस मदर, एक ट्रैश ब्रदर और ये बेचारी लड़की। एक बार जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शैतान की गुफा किसे कहते हैं। इस जिंदगी में मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। इस जिंदगी में ये 8 औरतों की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी और मैं डेफिनेटली हायर रेल्म में असेंड करूंगा। एमसी दरवाजा बंद ही करने वाला था, तभी एक लंबी टांग एक ही शॉट में दरवाजा तोड़कर एमसी पर अटैक कर देती है। ये देखते ही लुई के दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, फेरी रेड सिल्क। नहीं, इस जिंदगी में तो इसका नाम अभी सिर्फ यू होंगलिंग है। और सामने हमें वही लड़की दरवाजा तोड़कर एमसी के पास आते हुए दिखाई देती है। वो गुस्से में उसका नाम चिल्लाती है। यू होंगलिंग तुरंत एमसी पर हमला कर देती है और चीखती है, आज मैं तुझे डेफिनेटली मार दूंगी। लेकिन लुई इतना ज्यादा पावरफुल था कि बिना किसी टेक्निक का यूज किए वो सीधा एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में ही उठाकर उल्टा लटका देता है। फिर वो उसके बिल्कुल करीब आकर एकदम डेडली टोन में कहता है, तू अब भी मुझ पर स्ट्राइक करने की हिम्मत करती है? लुई ने उसे इस तरह लॉक कर रखा था कि वो लड़की अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही थी। वो घबराकर कहती है, तू क्या कर रहा है? सुन के लुई हंसते हुए कहता है, तो इस जिंदगी में भी अगर तुम उसे ढूंढने के लिए उम्मीद लगा के रखी हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, है ना? ये सुनते ही उसकी टाइट सांस हो जाती है और वो एकदम कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं फिक्स कर दूंगी, मैं फिक्स करूंगी, प्लीज छोड़ दो। लुई तो उसकी गर्दन और जोर से दबा देता है। वो मन ही मन सोचती है, डैम इट, इवन पास्ट लाइफ में आने के बाद भी मैं इसका कोई मैच नहीं हूँ। उसके हाँ करते ही लुई उसे कीड़े मकोड़े की तरह पकड़कर सीधा नीचे फेंक देता है और कहता है, तो काम पर लग
जा, और मेरे वापस आने पर अगर मुझे ये दरवाज़ा फिक्स नहीं मिला तो तू ख़त्म। होंगलिंग जैसे तैसे उठकर खड़ी होती है और एमसी पर चिल्लाते हुए कहती है, लुई, कम से कम पास्ट लाइफ में तो हम दोनों कंपेनियंस थे, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? ये सुनकर लुई बिना किसी इमोशन के एकदम डेडली टोन में कहता है, वो पास्ट में था, इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पैंगलिंग को भी एक बड़ा झटका लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बहुत ही सुंदर गार्डन एरिया दिखाया जाता है जहां लुई चलता हुआ आ जाता है। यहाँ एक बेहद खूबसूरत एंजेलिक ब्यूटी बाई के लॉन्ग गार्डन का ख्याल रख रही होती है। वो लुई की प्रेजेंस सेंस कर लेती है और जैसे ही सामने लुई को देखती है वही लुई बाई के को अपनी मास्टर बुलाकर ग्रीट करता है। पर लुई को देखकर बाई के का चेहरा हैरानी से भर जाता है और वो तुरंत पूछती है, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों बची है? अपनी मास्टर को सवाल करते देख लुई थोड़ा हिचकिचाता है और सर खुजलाते हुए कहता है, आपके इस डिसाइपल में स्किल की थोड़ी कमी रह गई। एक कल्टीवेशन सेशन के दौरान अपना ब्रेक थ्रू फोर्स करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही के अंदर मर्ज कर दिया, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। ये सुनते ही बाई के गुस्से से लुई की तरफ देखती है और कहती है, मैंने कॉजालिटी की पावर को सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, इसलिए हमारी पास्ट लाइफ के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें एक सपना समझकर भूल जाओ। हम एब्सोल्युटली ऐसी चीज़ों को दोबारा होने नहीं दे सकते। अगर ऐसे घटिया और ट्रेटरस थॉट्स तुम्हारे दिमाग में दोबारा आए तो मैं इस सेक्ट से तुम्हारा नामो निशान मिटाने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। लुई भी एकदम सीधी नज़र से कहता है, ये डिसाइपल आपके सपनों को अपने दिल में कार्व करके रखेगा। और मन ही मन हंसते हुए सोचता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है? अगर मैंने खुद उसकी तरफ से पॉइजन को अपनी बॉडी में ट्रांसफर ना किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक एम्पायर के तौर पर एग्जिस्ट भी कर पाती? ये बाई के भी एमसी की ही एक एम्परर थी जो पास्ट में यहाँ एमसी की मास्टर रह चुकी है। फिर सीन चेंज होता है। एमसी एक पहाड़ी पर बैठकर कहता है, मेरा कल्टीवेशन फिर से पीछे आकर कंडेंस्ड रेल्म के 5th स्टेज पर पहुंच चुका है। लगता है मुझे दोबारा से सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा। पुराने दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? तभी एमसी के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन खुलती है जिसमें 3 ऑप्शंस दिखते हैं, कल्टीवेशन, डिडक्शन, एनलाइटनमेंट। फिर एक रोबोटिक आवाज़ आती है, मैं यही हूँ होस्ट, आप क्या चाहते हैं? ये आवाज़ सुनकर एमसी रिलैक्स्ड महसूस करता है और कहता है, थैंक गुडनेस, तुम भी मेरे साथ ही चिपक कर आ गए। फिर रुकर कहता है, पर वेट, क्या आप तुम्हें चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती? एक और डिंग के साथ आवाज़ आती है, अब मैं खुद हेवनली डाओ बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही ज़रूरत है? ये सुनकर लुई कहता है, हाँ बात तो सही है, पर हेवनली डाओ के तौर पर तुम कुछ ज़्यादा ही रूथलेस नहीं हो? पूरी सदियों की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रिब्यूलेशन मेरे सर पर गिराना ज़रूरी था क्या? और यहाँ सीन चेंज होता है सोर्ड मेडन की तरफ। वो भागते भागते चू सोर्ड मैनर के गेट तक पहुंच जाती है। वो वहाँ के गार्ड्स पर चिल्ला रही होती है, देखो मैं कौन हूँ। गार्ड इसे देखकर एकदम शॉक में आ जाता है। इसे देखते साथ ही वो एकदम हॉर्न हो जाते हैं और इससे पहले कि ये लड़की इन गार्ड से कुछ कह पाती, एक गार्ड उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। वो गंदी आवाज में चिल्लाता है, क्या ट्रैवल करते हुए तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है? और मन ही मन घबराते हुए सोचता है, क्या इसका दिमाग घास चरने गया है? फाइनली जैसे तैसे करके ये लड़की इस डेविल्स डेन से एस्केप कर पाई थी, फिर भी यहाँ वापस आकर क्या खुद को अपनी ही कब्र में फेंकने आई है? सामने से वो सोर्ड मेडन अभी भी जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, भले ही मैं चू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन फादर और मदर ने मुझे अपने फ्लैश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से। तभी पीछे से एक बंदा समझ जाता है और जोर से चिल्लाता है, ये तो सच में एल्डेस्ट में से एक है, चूलिंग वापस आ गई है। सामने वाला गार्ड मन ही मन सोचता है, खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड के एक बार चिल्लाते ही इस चू सोर्ड मेडन के लॉर्ड, जो इस सोर्ड मेडन के फादर भी हैं, अपनी बेटी की झूठी फिक्र दिखाते हुए वहां आ जाते हैं। पीछे से उनकी वाइफ भी आ रही होती है। जैसे ही वो दोनों आते हैं वो तुरंत अपने फादर के गले लग जाती है और चिल्लाती है, फादर लिंगर वापस आ गई है। अपने फादर को गले लगाते ही वो तुरंत रोने लगती है। उसकी मदर भी झूठी फिक्र दिखाते हुए उसके आंसू पोंछती है। फिर दोनों पूछते हैं, तो इतने टाइम से थी कहाँ? तो वो बताती है, मुझे ग्रेट डाउ सेक्ट ने हॉस्टेज बना लिया था, उन लोगों ने मुझे आपसे कांटेक्ट भी नहीं करने दिया, लेकिन मैं छुप के वहां से भाग आई हूँ। अब मैं वादा करती हूँ मैं फादर और मदर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से एक बंदा आता है जिसे सोर्ड मेडन देखते ही वहीं लड़खड़ा जाता है। उसका गार्ड उसे संभाल लेता है, पर वो बंदा वहीं पर ही रोने लगता है और मन ही मन सोचता है, थैंक गुडनेस, मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये है चू शेफी, चूलिंग का एल्डर ब्रदर, सोर्ड मेडन का बड़ा भाई। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह मंगा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और मंगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन पाने के लिए केएफ मैंगा एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगला चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का केएफ मंगा एक्सप्लेनेशन चैनल में स्वागत है। अगर आपने इस मंगा के पहले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया पहले जाकर उन्हें देख लें, क्योंकि आज का यह वीडियो पिछले चैप्टर्स से सीधे जुड़ा हुआ है। और अगर आप ऐसे मंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं।
आऊंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये है चू शेफी, चू लिंग का एल्डर ब्रदर, सोर्ड मेडन का बड़ा भाई। चैप्टर नंबर 2। हमारे सीन चेंज होके लू यूडी तरफ आते हैं। वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बताया जाता है कि ये फर्स्ट हेवन है जहाँ ग्रेट डाउ सेक्ट लोकेटेड है। ये सबसे कमजोर दुनिया है जिसके अंदर वर्ल्ड की कल्टीवेशन रियम्स को प्रीनेटल, पोस्टनेटल, की गैदरिंग, ओरिजिन कोर ब्रेक थ्रू, शैटरिंग इन्फेंट, वॉइड रिफाइनिंग, डाउ इंटीग्रेशन में डिवाइड किया गया है। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लू यू ने पूरे 15 दिन तक कल्टीवेशन की, जिसमें वो की रिफाइनिंग के 5th स्टेज से 9th लेयर तक पहुंच गया। इसके बाद उसने तुरंत अपनी ओरिजिन कोर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है और एकदम से वो खून की उल्टी कर देता है और जोर जोर से खांसने लगता है। ये क्या चल रहा है? मेरी बॉडी की सिर्फ आधी की एनर्जी ही कोर फॉर्मेशन में मदद कर रही है, बाकी आधी तो एकदम पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है। काफी ज्यादा जांच के बाद सिस्टम उसे बताता है डिटेक्ट किया गया है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सेलेस्टियल रेसिड्यू पॉइजन है। ये सुनकर लुई कहता है, क्या सेलेस्टियल रेसिड्यू पॉइजन? उसकी हालत अभी भी काफी खराब थी, वो बार बार खांस रहा था। फिर भी वो कहता है ये जरूर उन घटिया औरतों का ही काम होगा। सिर्फ ये नियांग डाओगू से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर ये पॉइजन भी ऐड कर दिया। उन्होंने सच में ये इंश्योर किया है कि 9 जिंदगियां होने के बावजूद भी मैं कभी दोबारा अपनी लाइफ में पीक पर ना पहुंच पाऊं। लेकिन वो एक पल रुकता है। उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि मेरे हाथ में अभी भी एक हुक्म का एका है। वो अपना हाथ घुमाता है और उसके सामने एक बड़ी सी सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है जिसके अंदर कुछ अजीब सा लिखा होता है। वो पूछता है, सिस्टम क्या यहाँ इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई मेथड है? सिस्टम एक बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस ओरिजिन को रियल्म पर ब्रेक थ्रू करना होगा और अपनी ट्रू एनर्जी के स्ट्रक्चर को ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करना होगा। इससे नेचुरली रेसिड्यू पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर लुई कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ओरिजिन कोर पर ब्रेक थ्रू? पर इस वक्त तो मैं अपनी बॉडी की सिर्फ आधी की एनर्जी ही मोबिलाइज कर पा रहा हूँ। आधी एनर्जी सॉलिड हो जाने की वजह से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मैं ओरिजिन को रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाऊं। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। उसका चेहरा खिल उठता है और हंसते हुए कहता है, वेट, अब मुझे याद आया, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक बार परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल बनाई थी। उसे कंज्यूम करने से मैं फोर्सफुली ओरिजिन को रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। हालांकि इस टाइम पर मैं वो पिल नहीं बना सकता क्योंकि परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल इनक्रेडिबली रेयर होती है। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में यही ग्रेट डाउ सेक्ट में ही मैंने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल यू होंगलिंग को गिफ्ट की थी। फिर अचानक वो गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ता है और एकदम डेडली टोन में कहता है, लेकिन इस जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी सामने से किसी चीज को इस तरफ आता देखकर ये हैरान हो जाता है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो हमें सामने दिखाया जाता है कि एक जायंट और लग्जरियस दरवाजे के ऊपर से एक पंजा नीचे उतरता है और हमें पता चलता है कि वो एक क्रेन है। वो जोर से एक अनाउंसमेंट करता है, ये सुनो, ग्रेट डाओ सेक्ट की 92 जनरेशन डिसाइपल बाई ची लॉन्ग यूए होंगलिंग की अप्रेंटिस वो ची गैदरिंग की परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 1 महीना और 17 दिन के अंदर उसने ग्रेट डाओ सेक्ट का ची गैदरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनाम के तौर पर उसे सुप्रीम ग्रेड रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स की एक बॉटल दी जाती है, 3 ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स दिए जाते हैं, उसे ट्रू डिसाइपल की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है और 2 डिवाइन एबिलिटी सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। ये सुनकर लुइस भी सोचने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक फ्यूचर एम्प्रेस से एक्सपेक्ट किया था, उसकी कल्टीवेशन स्पीड सच में टेरिफाइंग है। इवन मेरे सिस्टम की असिस्टेंस के साथ भी मैं उससे बस 2 दिन आगे हूँ। फिर एकदम से वो अपनी छोटी से छलांग लगा देता है और नीचे कूदते हुए कहता है, ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस माउंटेन से नीचे उतरते हैं। तब सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट आखिर तुम अब कहाँ जाने का सोच रहे हो? तो लुई नीचे उतरते हुए बताता है, एक वाइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की कब्र के अंदर उस रिटर्न टू ओरिजिन पिल को दोबारा हासिल करने जो राइटफुली मेरी ही है। फिर हमारा सीन चेंज होता है ग्रेट डाओ से 500 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीच स्थित एक अनसंग टूम के अंदर। यहीं पर चलते चलते यू होंगलिंग भी अंदर आ चुकी होती है और वो मन ही मन सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज के हिसाब से यहाँ के लोग इस जगह को 1 महीने बाद डिस्कवर करने वाले हैं। फिर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए वो एक गुफा के अंदर घुसती है, वहाँ का दरवाज़ा खोलती है, गली से अंदर आगे बढ़ने लगती है और मन ही मन सोच रही होती है, इस जगह के सबसे ज़्यादा कीमती ट्रेजर्स यहीं छुपे हुए हैं। इनके अंदर हैं 9 लाइव्स, एंडायन गैवलरी स्क्रिप्चर का एक फ्रैगमेंट और एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। फिर वो तुरंत आगे बढ़ती है, उन ट्रेजर्स के करीब आती है और सबसे पहले एमसी की 9 लाइफ स्क्रिप्चर को उठाते हुए बड़ी खुशी से कहती है, सीनियर ब्रदर, इस बार मैं आपसे 1 कदम आगे हूँ। पर जैसे ही वो स्क्रिप्चर को खोलकर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ल्यू के हैंडराइटिंग में बड़े ही प्यार से लिखा होता है, बिच यू आर टू लेट, और वहाँ बड़े ही प्यार से आराम से उसके लिए बहुत ही सुनहरी ड्राइंग भी बनाई गई होती है। ये देखकर होंगलिंग कांपती हुई कहती है, ये, और एकदम से उस किताब को नीचे पटकते हुए चिल्लाते हुए कहती है, ल्यू यू सन ऑफ बिच।
और जैसे ही वो किताब को नीचे फेंकती है वैसे ही काफ़ी सारी येलो कलर की गोल्डन लेज़र लाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से ऊपर देखते हुए चिल्लाती है, लियो मुझे यहाँ से जाने दे। वो बेकार में चिल्लाती रहती है पर उसकी सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गीत हमें दिखाया जाता है कि होंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में एमसी के घर की तरफ आ रही है। एकदम से अंदर आते हुए लात मार के दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, यूए अपना पिछवाड़ा लेके यहाँ से बाहर निकल। और जैसे कि हम देख ही सकते हैं उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा घाव इंजरीज हो रखी हैं, पर ये देखने से उतनी भी ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही हैं। इसी वजह से ये काफी ज्यादा गुस्से में इधर सीधा घुस आई है। और वैसे भी इस सीरीज में ज्यादातर लोगों के नाम मुझे सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं नाम थोड़ा बदलने का सोच रहा हूँ। इसका नाम है यू होंग लिंग, तो हम इसको गुस्सैल औरत बुलाएंगे। ये काफी ज्यादा परफेक्ट नाम है इसके लिए। ये गुस्सैल औरत सीधा एमसी का दरवाजा तोड़ती हुई अंदर घुसने की कोशिश करती है और एमसी पर चिल्लाने लगती है, पर तभी एक एनर्जी पावर अटैक आता है जो सीधा इसके पेट में लगता है। इसकी जोर से चीख निकलती है और ये दूर जाकर खिसकते हुए यहाँ से चली जाती है और सीधा एमसी के घर के आंगन में जाकर गिरती है। वो अपने दांत पीसते हुए आओ आओ करके चिल्ला रही होती है। तभी सामने से एक आवाज आती है, क्या तेरी माँ ने कभी ये नहीं सिखाया कि किसी के घर एंटर करने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है? ये सुनने के बाद होंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, लुई तू अब कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है। यहाँ तेरे सामने झुकने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पर ये सब वो सिर्फ मन ही मन कर सकती है, क्योंकि रियलिटी में तो वो सिर्फ गुस्से के मारे अपने बाल ही चबा सकती है। पर यहाँ बात यह है कि उसे लुई की जरूरत है, इसलिए वो बड़े प्यार से खड़ी होती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर प्लीज दरवाजा खोल सकते हो क्या आप? तो अंदर से आवाज आती है, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुनकर गुस्सैल औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फटाफट से बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाने लगती है, क्या तुमने उस टूम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पी ली है? पर तभी कई सारे एनर्जी अटैक्स आते हैं जो सीधा दरवाजा खोल के इसी को हिट कर देते हैं। डायरेक्ट हिट की वजह से ये दूर उड़ती चली जाती है, पर एकदम से अपना बैलेंस संभालते हुए मन ही मन सोचती है, अंदर ही रख, गुस्सा मत हो, बिल्कुल नहीं। फिर एकदम से अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुमने उस टूम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पी ली है? तो एमसी की शांत आवाज आती है, नहीं, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुनकर इस गुस्सैल औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स बनाते हुए सीधा लुई पर अटैक करने के लिए टूट पड़ती है और चिल्लाती है, तेरे अंदर उसे लेने की हिम्मत है पर उसे लेना एडमिट करने की नहीं, अब मैं तो मौत तक लड़ूंगी। पर तभी उसके सामने एमसी की मास्टर आ जाती है और वो अपना ऑरा रिलीज करती है, होंगलिंग को वहीं पर रोक देती है और कहती है, होंगलिंग शांत हो जाओ। ये सुनकर होंगलिंग का सारा गुस्सा निकल जाता है और वो कहती है, मास्टर। फिर एकदम से घुटनों पर गिर जाती है और बिल्कुल बच्चों की तरह रोते रोते चिल्लाने लगती है, मास्टर इसने मुझे मारा। उसकी मास्टर बड़े आराम से होंगलिंग की तरफ जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, पर फिर भी आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। चलो भूल जाओ। वैसे होंगलिंग तुम यहाँ लुयू से क्या कराने के लिए आई थी? तो ये गुस्साइल औरत सीधा एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, इसने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है, इसके पास तो इसका कोई यूज भी नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ इसके बारे में कुछ ट्रेड करना चाहती थी। ये सुनने के बाद लुयू की मास्टर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, लुयू तुम्हारा एप्टीट्यूड एक्सेप्शनल है, तुम्हें तो एब्सोल्युटली परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम ये अपनी जूनियर सिस्टर को ही दे दो। अगर तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। पर इतने आराम से समझाने के बावजूद लुयू अभी भी बिल्कुल एपैथेटिक में बैठा हुआ था और कहता है, क्षमा करना पर मुझे भी इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की जरूरत है। ये सुनकर होंगलिंग एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाती है, ये क्या बकवास कर रहे हो लुयू? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बिना तुम्हारी इस परफेक्ट पिल की मैं अपनी ओरिजिन कोर को कंडेंस नहीं कर सकती? इतनी चिल्लम चिल्ली की वजह से अब लुयू का भी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। वो नीचे उतरता है और अपने हाथ में वही रिटर्न टू ओरिजिन पिल निकालता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। ये देखकर उसकी मास्टर खुश हो जाती है और कहती है, देयर वी गो, दैट्स अ गुड बॉय। वो एमसी की तारीफ भी करी रही थी। तभी एमसी एकदम से मुस्कुराता है और ही करते हुए सीधा पिल अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी मास्टर के सामने उसे चबाते हुए निगल जाता है। ये देखकर उसकी मास्टर भी हैरान हो जाती है और कहती है, लुयू तुम। उसकी मास्टर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, पर यह देखकर गुस्साइल औरत और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो तुरंत पीछे मुड़ती है और चिल्लाते हुए कहती जाती है, लुयू तू बस देख मैं कैसे अपनी स्केल्ड कोर को कंडेंस करूंगी और तुझसे इस बेइज्जती का बदला लूंगी। इस दुश्मनी को देखकर उसकी मास्टर और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है, पर क्या इतना एक्सट्रीम जाना जरूरी था? यहीं पर उसकी खूबसूरत मास्टर के डिसअपॉइंटेड चेहरे के साथ सीन चेंज होता है और हमें चूज स्वॉर्ड मैनर का सीन दिखाया जाता है, जहां स्वॉर्ड मेडन को कोई चम्मच से खाना खिला रहा था और एकदम मीठी आवाज में कहती है, लिंगर तुम्हारी मदर ने ये एमरल्ड राइस कॉन्जी खुद अपने हाथों से स्टीम की है, सिर्फ तुम्हारे लिए। जरा टेस्ट करके देखो, क्या ये अच्छा बना है? ये खाने के बाद स्वॉर्ड मेडन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काफी इमोशनल होते हुए अपनी मदर से कहती है, थैंक यू मदर,
तुम ही हो जो मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छे से ट्रीट करती हो। मैं इस जिंदगी में आप और फादर की साइड से कभी जुदा नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसकी मदर नाटक करते हुए कहती है, क्या सच में? क्या तुम्हारे अपने बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छा? ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो मुझे जन्म देने के बाद ही गायब हो गए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उनका ट्रीटमेंट आप और फादर के ट्रीटमेंट से कंपेयर किया जा सके? ये सुनकर उसकी मदर हंसकर पीछे मुड़ जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, इतना काफी है, अब जल्दी करो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन भी पीछे से बस हाँ कर लेती है और इधर वो औरत मन ही मन हंस रही थी। बहुत ही ज्यादा पागल और सन की हंसी हंसते जा रही थी। हम बच गए, हम फाइनली बच गए, हमारी पूरी फैमिली अब सेफ है। उधर स्वॉर्ड मेडन को बहुत जोर की नींद आने लगती है। वो लड़खड़ाते हुए कहती है, मदर, मुझे अचानक इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? उसकी मदर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है, अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सो जाओ। स्वॉर्ड मेडन को इतनी तेज नींद आती है कि वो सीधा बेड पर गिर जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। मन ही मन सोचती है, कितना अजीब है, मुझे अचानक इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है और मुझे इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही है? फिर एकदम से वो सीधी लेट जाती है और अपना ऑरा रिलीज करती है। मन ही मन कमांड देती है, सर्कुलेट ग्रेट स्लॉटर्ड स्वॉर्ड स्क्रिप्चर। जो रिजल्ट उसे दिखाई देता है उससे वो काफी हद तक हैरान हो जाती है। शॉक के साथ मन ही मन सोचती है, क्या मुझे जहर दे दिया गया है? मैं ऐसे पॉइजन कैसे हो सकती हूँ? उसके दिमाग में आता है, क्या ये एमरल्ड राइस कौंजी हो सकता है? ये सोचते ही वो अपना ऑरा और ज्यादा रिलीज करती है, अपना पेट पकड़ती है और मन ही मन सोचती है, इम्पॉसिबल, मदर ने तो वो पॉरिज और अपने हाथों से बनाई थी, वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर से आवाज आती है, लिंगर, क्या तुम अभी तक सो गई? ये सुनकर लिंगर काफी हद तक हैरान हो जाती है। वो कंफ्यूज हो जाती है। बिना सोचे समझे वो सीधा पलंग पर लेट जाती है, अपनी चादर से खुद को कवर कर लेती है और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगती है। अचानक उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है। उसकी मदर 3 और लोगों के साथ अंदर आती है और एकदम क्रीपी डरावनी आवाज में कहती है, लो, काम हो गया, पॉइजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, अब हम भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन 3 लोगों में से एक उसका खुद का बेटा होता है। वो मुस्कुराते हुए अपनी मदर से कहता है, मदर, जितना लोग कहते हैं आप सच में उतनी ही इंप्रेसिव हैं। द ओल्डर द जिंजर द स्पाइसियर द स्पाइस। इस कहावत का मतलब होता है कि जितनी पुरानी अदरक होती है उतनी ही ज्यादा तीखी होती है। यहाँ भी माँ बेटा दोनों एकदम डेडली नजर से स्वॉर्ड मेडन की तरफ घूरने लगते हैं। मदर कहती है, आ जाओ जाओ, इसे यहाँ से लेकर जाओ और अपने ओल्ड एंसेस्टर को डिलीवर कर दो। ये सुनकर उसका बेटा भी एकदम डरावने तरीके से हंसने लग जाता है, पर इन्हें नहीं पता कि मेडन को इनकी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती जा रही हैं और अपनी ही माँ और भारी से ये डरावने शब्द सुनकर लिंगर का तो मनो दिल ही टूट चुका था। उसे एक बहुत जोर का सदमा लगा था। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। पर बदकिस्मती से इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले इसको लाइक कर देना और जितना हो सके उतना हाइप करना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। अपना अपना ओपिनियन शेयर करते रहना। वैसे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर तुम्हें कोई अच्छी सीरीज कमेंट करनी है या मुझसे कोई बातचीत करनी है तो वहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर अच्छा खासा टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर हम बात भी कर सकते हैं। इसका अगला चैप्टर आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। जैसे ही अगला चैप्टर आएगा वैसे ही मैं बनाकर डाल दूंगा। तब तक के लिए इंतजार करो और मिलेंगे तुमसे उसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर नंबर 4। हमें दिखाया जाता है कि 2 सर्वेंट स्वॉर्ड मेडन को उठाकर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके बिल्कुल पीछे स्वॉर्ड मेडन का पूरा परिवार भी चलता हुआ आ रहा था। तभी स्वॉर्ड मेडन का फादर एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने जूसी को ठिकाने लगा दिया? ये जूसी वही गार्ड है जिसने शुरुआत में स्वॉर्ड मेडन को अंदर आने से रोका था। तो सर्वेंट जवाब देता है, माय लॉर्ड, हमने जूसी और उसके परिवार को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया, कोई सर्वाइवर नहीं बचा। ये सुनते ही मैनर लॉर्ड की भौहें तन जाती हैं और वो इरिटेट होते हुए कहता है, एक्सीलेंट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इस ग्रैंड डिजाइन को बिगाड़ने वाला एक सर्वेंट भी हो सकता है। फिर वो गुस्से में हुम करता हुआ तिरछी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, अगर ये अचानक खुद भागते भागते वापस यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने ना आ जाती तो यहाँ स्वॉर्ड सैक्रिफाइस में ऑफरिंग के तौर पर तू जा रहा होता। आज तेरी जिंदगी बच गई है तो इसे एक सबक की तरह ले और शराब और नशे में अपने दिन बर्बाद करना बंद कर। थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर। वैसे भी कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बाप वैसा बेटा। उसका बेटा अपने फादर के सारे सपनों पर पानी फेर देता है और एकदम चैन की सांस लेते हुए कहता है, हाँ फादर, मैं गलत था, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं पूरी मेहनत से कल्टिवेट करूंगा। यहाँ इन लोगों को ये नहीं पता होता कि स्वॉर्ड मेडन उनकी सारी बातें सुन रही होती है और ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि ये लोग कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ अपनी जिंदगी खोने के लिए वापस आई हूँ, एक सैक्रिफाइस, इसी मकसद के लिए इन लोगों ने मुझे बड़ा किया। तभी पीछे से उसका ब्रदर उसे देकर लार टपकाने लगता है और एकदम डार्क लुक के साथ कहता है, जब ये वैसे भी मरने ही वाली है तो क्यों ना
मैं ही पहले इसके साथ थोड़े मजे कर लूं? इसमें मैं आधा घंटा ले लूंगा बस। ये सुनते ही उसका बाप गुस्से में थप्पड़ मारने के बजाय उसके कान पकड़कर जोर से खींचता है और चिल्लाता है, किस तरह की घटिया बातें कर रहा है तू? अगर कुछ नहीं तो नाम के तौर पर ही सही, ये तेरी बहन है। मेरे सू स्वॉर्ड मैनर की रेपुटेशन को कचरे में मत फेंक। इस पर बेटा आऊं करता हुआ कहता है, डैड दर्द हो रहा है, रुको, वो तो बस 2 मरे हुए स्लेव्स की पैदाइश है, सिर्फ नाम से थोड़ी ना हमारा खून का रिश्ता बन जाता है। ये सुनते ही स्वॉर्ड मेडन को एक और बड़ा झटका लगता है और वो मन ही मन सोचती है, आह, तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इन्हीं लोगों ने मर्डर किया था। तभी स्वॉर्ड मेडन की मदर मुस्कुराते हुए उसके फादर के पास आती है और कहती है, कम ऑन, वैसे भी तो वो मरने ही वाली है, क्यों ना हम 1 घंटे के लिए अपने बेटे को उसके साथ रहने दे। इस पर उसका फादर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एब्सोल्युटली नॉट, हम ओल्ड एंसेस्टर की स्वॉर्ड रिफाइनिंग में जरा सी भी देरी नहीं कर सकते, वरना पूरी फैमिली उनका गुस्सा झेलेगी। स्वॉर्ड मेडन अपनी मदर के मुंह से इतनी गंदी बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्से से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, मैंने पूरी जिंदगी उन्हें अपनी असली माँ की तरह ट्रीट किया और फिर भी वो मेरे बारे में इतनी घटिया बातें बोल सकती हैं। अब वो रिग्रेट करती है और मन ही मन सोचती है, लुइन, क्या यही वो सच्चाई है जिससे तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या इसी वजह से तुमने मुझे वापस घर नहीं आने दिया? वो अपने पास्ट सीन को याद करती है जहां वो लुइन के साथ खतरनाक ट्रेनिंग कर रही होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक। ट्रेनिंग के दौरान वो अपने एमसी से कहती है, यंग मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। इस पर एमसी मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देता है और कहता है, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, फिर इतनी जल्दी वापस जाने की क्या जल्दी है? ये सुनते ही स्वॉर्ड मेडन गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है और चेहरा घुमाकर कहती है, वो मुझे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं जितना शायद मेरे बर्थ पेरेंट्स भी कभी ना करते। उसे इस तरह गुस्सा होते देख लुइन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं अपनी स्वॉर्ड रिफाइनिंग कंप्लीट ना कर लूं, फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। इस जो सुनते ही ये लड़की एमसी के पास आती है और एकदम मीठी आवाज में कहती है, यंग मास्टर, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? किस तरह की तलवार को रिफाइन होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है? आप तो डेफिनेटली दोबारा मुझे किसी बच्चे की तरह बहला फुसला कर यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। फिर सीन चेंज होता है। जब स्वॉर्ड मेडन चू स्वॉर्ड मैनर पहुंचती है तो वहां उसे अपना पूरा मैनर जलता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो घुटनों पर गिर जाती है और रोते रोते कहती है, डैड, मॉम, लिंगर, मैं आने में बहुत देर कर गई। तब से ही उसके मन में लुई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगती है और वो कसम खा लेती है, लुई कमीने, ये सब तेरी ही गलती है, मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगी। पर रियलिटी में उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होने लगता है और वो मन ही मन सोचती है, लुई, तो जिस स्वॉर्ड की तुम बात कर रहे थे वो एक्चुअली एक डिमोनिक स्वॉर्ड है। इतना सोचते ही सीन चेंज हो जाता है। इसी सेम टाइम पर अपना एमसीबी सिस्टम की हेल्प से ये पूरा का पूरा सीन एचडी क्वालिटी में देख रहा होता है और उसे भी इन सब की बातें सुनाई दे रही होती हैं। ये सब सुनकर सामने से सिस्टम एमसी से कहता है, होस्ट, ये तो सच में शर्म की बात है कि ये इस टाइम पर बेहोश पड़ी है और इस चू फैमिली की बातें सुन नहीं सकती। सामने से लुई भी ये सब देख रहा होता है और सिस्टम की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और हंसते हुए कहता है, एक ग्रेट एम्परर रेल्म से वापस पास्ट में आया हुआ व्यक्ति आखिर कैसे एक चिंदी से स्लीपिंग ड्रग के सिर्फ एक डोज से बेहोश हो सकता है? इस मोमेंट पर वो बस इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से खुद ही रिफ्यूज कर रही है। तो सिस्टम लुई से पूछता है, होस्ट, क्या आप उसे बचाने का सोच रहे हैं? ये सुनकर सामने से लुई कंफर्टेबल पोज लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या उसे बचाऊं? उसे ऐसे सफर करता देकर मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उससे ज्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। फिर आखिर ये एक एम्परर रेल्म की रिटर्नी है, अब उसे खुद को बचाने के लिए मेरी जरूरत नहीं। फिर सीन चेंज होता है जहां ये सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड्स के पास। यहाँ पूरी चू फैमिली एक मैंशन के सामने आती है और सामने स्वॉर्ड मेडन को लेटाकर उसके पीछे घुटनों पर बैठ जाती है। आगे से स्वॉर्ड मेडन का फादर सामने बैठे अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है। मैंशन के आगे एक शैडो होता है जो धीरे धीरे विजुअल होने लगता है और हमें दिखाता है एक बूढ़ा आदमी, चू कैन सेंग, जो चू स्वॉर्ड मैनर का एक ओल्ड एंसेस्टर है। ये ग्रीटिंग सुनकर वो अपनी आंखें खोलता है और सामने स्वॉर्ड मेडन की तरफ देखने लगता है और एक झलक उसकी बॉडी को निहारते हुए कहता है, एक्सीलेंट, अब इसे मेरे हवाले कर दो। फिर वो खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है और पीछे मुड़कर कहता है, ज़ियाओटियान और शेफे, तुम यहीं पर रहो और इस डिमोनिक स्वॉर्ड सेरेमनी को कंप्लीट होते हुए देखो। इस पर स्वॉर्ड मेडन का फादर और ब्रदर दोनों ही एंसेस्टर के सामने झुककर उसे धन्यवाद कहते हैं। फिर ये एंसेस्टर आगे बढ़ता है और एक कॉल्ड्रन के अंदर आग जलाने लगता है। ये आग धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसी कॉल्ड्रन के अंदर एक तलवार तैर रही होती है। इस तलवार को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कोई डिमोनिक स्वॉर्ड है, पर जैसे ही कोई इसके करीब आता है इसका ऑरा फील करते ही समझ जाता है कि ये एक टेरिफाइंग और डिमोनिक एग्जिस्टेंस है। सामने से ओल्ड एंसेस्टर इसकी तरफ लालच भरी निगाहों से देकर हंसने लगता है और कहता है, ये डिमोनिक स्वॉर्ड मेरे 30 साल से भी ज्यादा के लाइफ ब्लड को कंज्यूम कर चुकी है और अब बस एक फाइनल स्टेप बाकी है, फिर मैं इस डिमोनिक स्वॉर्ड को रिफाइन करके अपनी बना लूंगा। जैसे ही सामने से स्वॉर्ड मेडन का फादर हंसने लगता है और ओल्ड एंसेस्टर को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है,
कॉन्ग्रेचुलेशंस ओल्ड एंसेस्टर, जैसे ही आप इस डिमोनिक सोर्ड को रिफाइन कर लोगे वैसे ही आप एक ही स्टेप में शैटरिंग इन्फेंट रेल में असेंड कर जाओगे। ये सुनकर एंसेस्टर भी हंसने लगता है और अपना हाथ उठाकर कहता है चलो अब शुरू करते हैं। उसके हाथ घुमाते ही काफी सारी फायर कवर्ड ब्लैक सोर्ड सीधा उस डिमोनिक सोर्ड की तरफ बढ़ने लगती हैं। रिचुअल शुरू हो जाता है। वो डिमोनिक सोर्ड भी इस पर रिएक्ट करने लगती है। एंसेस्टर कुछ अजीब मंत्र पढ़ते हुए कहता है, फिर बोलता है सैक्रिफाइस टू दिस सोर्ड। सामने से सोर्ड मेडन का फादर खुद सोर्ड मेडन को अपनी बाहों में लिए आगे बढ़ने लगता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, आज तुम हमारी चू क्लैन के लिए सोर्ड सैक्रिफाइस के रूप में सर्व कर रही हो। आखिर तुम्हें इतने सालों तक बड़ा करना बेकार तो नहीं गया। फिर वो बिना एक पल भी हिचकिचाए सीधा सोर्ड मेडन को उस फायर फिल्ड कॉल्ड्रन के अंदर फेंक देता है। सोर्ड मेडन बिना किसी रेजिस्टेंस के उस कॉल्ड्रन के अंदर गिरती चली जाती है। ये सब देखकर पीछे से उसका भाई अपनी जुबान निकालते हुए आहें भरते हुए कहता है, क्या वेस्ट था, कितना ट्रैजिक वेस्ट था, हाँ, चुटकी बजाते हुए। पर सामने से सोर्ड मेडन फायर कॉल्ड्रन के अंदर जाने के बावजूद मुस्कुरा रही होती है। वो अचानक रिएक्ट करती है और अपने चेहरे पर एक टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ अपने मुंह से खून थूकर सीधा उस डिमोनिक सोर्ड की तरफ थूक देती है। उसका खून डायरेक्टली उस डिमोनिक सोर्ड को टच करता है और अचानक उसके अंदर से भारी आग निकलने लगती है। डिमोनिक सोर्ड की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। वो खुद ही अब रिएक्ट करने लगती है। ये देखकर उसका फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है, अब ये क्या हो रहा है। तभी उसकी आंखों के सामने ही डिमोनिक स्वॉर्ड ब्लरिंग स्पीड से गायब हो जाती है और उसी के सामने वो स्वॉर्ड जाकर स्वॉर्ड मेडन के हाथों में आ जाती है। वो अपनी एनर्जी से स्वॉर्ड मेडन को सपोर्ट करने लगती है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड मेडन भी फायर फिल्ड कॉल्ड्रन के अंदर फ्लोट करने लगती है। अब वो ऐसे ही फ्लोट करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के ओल्ड एंसेस्टर की तरफ देख रही होती है। ये देखकर ओल्ड एंसेस्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सामने से उसका ब्रदर भी काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, डैड वो अभी तक मरी नहीं। ओल्ड एंसेस्टर भी हैरानी से कहता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी सामने से स्वॉर्ड मेडन फुल स्पीड पकड़ लेती है और सीधा ओल्ड एंसेस्टर की तरफ बढ़ने लगती है। वो एक ही स्ट्राइक में उसके सीने में छेद करना चाहती थी। ये देखकर ओल्ड एंसेस्टर और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसकी आंखों में स्वॉर्ड मेडन का फिगर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है। वो तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी स्लीव्स के अंदर से एक और ग्रीन स्वॉर्ड निकालकर चिल्लाकर कहता है, डैम इट। वो अपनी पावर्स रिलीज करता हुआ इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही उसकी स्वॉर्ड मेडन की स्वॉर्ड से टकराती है, ओल्ड एंसेस्टर की तलवार तुरंत ही चकनाचूर हो जाती है और वो खुद भी दूर जाकर गिर जाता है। ये देखने के बावजूद वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है, तुम ऐसी डेमोनिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही स्वॉर्ड मेडन की तलवार सांप की तरह जिग-जैग घूमती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। चारों तरफ ओल्ड एंसेस्टर का खून फैल जाता है और अपनी तलवार से खून झटकते हुए स्वॉर्ड मेडन कहती है, एक डिमोनिक स्वॉर्ड डेमन्स को स्लॉटर करने के लिए ही बनती है। और इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। रिग्रेट एंड। अब अपनी फैमिली से घिन आने लग गई थी। उसने 2 जिंदगियों तक अपनी फैमिली का इतना इंतजार किया, इतना भरोसा किया, उन्हें इतना याद किया, फिर भी अपने प्यार का ये रिजल्ट देकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। पर बदकिस्मती से इसी सीन पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो जाने से पहले इसे लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।